गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई में माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में रिचर्ड अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने खोजा और उसे नाम दिया बायोब्लास्ट। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये सन 1898 में कॉर्ल बेंडा या सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। प्रत्येक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कोशिकाएं ऐसी है जैसे प्रोटोजोआ माइक्रोमोनास, इसके अंदर केवल एक ही कोशिका के अंदर केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। लेकिन यकृत कोशिका में इनकी संख्या 1000 से 1600 तक हो सकती है। प्रत्येक यकृत कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1000 से 1600 तक हो सकती है। उसी प्रकार से आपका अमीबा है कौस, इसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में उपस्थित हो सकते हैं। सामान्यतः जिन कोशिकाओं में ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, या जो कोशिकाएं ऑक्सीकारी श्वसन में या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण में ज़्यादा भाग लेती है उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। श्वसन के माध्यम से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो एटीपी के रूप में उसका निर्माण होता है और इसका स्टोर एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। श्वसनकारी जो एंजाइम होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के व्यास की, तो इसका व्यास होता है 0.5 से 1 μm। लंबाई की हम बात करें तो 2 से लेकर 7 μm तक इसकी लंबाई होती है। कणिकामय ग्रैन्यूल्स, कॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड है, कणिकामय ये दिखाई देने वाले ऑर्गन से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इसकी कुछ संरचना एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक लंबा तस्तरीनुमा बेलनाकार कोशिकांग है और इसकी 2 झिल्लियां होती है, एक बाहरी झिल्ली एक भीतरी झिल्ली। हम इसकी भीतरी झिल्ली की बात करें तो भीतरी झिल्ली अभी तो हम डायरेक्टली बना देते हैं, चलो ये हमने इसकी भीतरी झिल्ली बना दी है। बट इसकी भीतरी झिल्ली में क्या होता है बेटा, कुछ आंतरिक प्रवर्ध या उभार पाए जाते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ इसमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। जो इसकी भीतरी झिल्ली है इसमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह से आपके अंगुलीनुमा प्रवर्ध उपस्थित होते हैं इसकी भीतरी झिल्ली पर, और इन अंगुलीनुमा प्रवर्धों को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? भीतरी झिल्ली पर पाए जाने वाले जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध है वो क्रिस्टी कहलाते हैं। ये इसकी बाहरी झिल्ली हो गई, बाहरी झिल्ली, और ये इसकी भीतरी झिल्ली हो गई, भीतरी। और दोनों झिल्लियों के मध्य जो ये अवकाश है इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या कहते हैं इसको? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम जो पाए जाते हैं इसके अंदर वो 70 इस प्रकार के होते हैं।
और 70 के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स में भी ये पाए जाते हैं। राइबोसोम के अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए स्वतंत्र रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं और भरे होते हैं बहुत सारे श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम, श्वसनकारी एंजाइम मैट्रिक्स में इसमें उपस्थित होते हैं। अच्छा, हम बात करें तो ये जो इसकी कृष्टि है, इस पर इस तरह से कुछ ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं, रैकेट के नुमा। टेनिस का रैकेट देखा है आपने? टेनिस के रैकेट के समान इस तरह की कुछ संरचनाएं इस पर पाई जाती है, जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कण। ठीक है, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो इसको हम जूम आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कृष्टि है, ठीक है, और इस कृष्टि के ऊपर क्या उपस्थित है? ये कृष्टि है माना, और कृष्टि के ऊपर क्या उपस्थित है? रैकेट नुमा स्ट्रक्चर। तो इस रैकेट नुमा स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसको तो बोलते हैं स्टॉक, और इसको बोलते हैं सिर। और ये जो इसका हम देखें तो ये लगभग 90 एंगस्ट्रॉम और यहाँ ये लगभग 45 एंगस्ट्रॉम, और दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस है वो लगभग होता है 70 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो ऑक्सीसोम, इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या F1 कण, ये कहीं सब जगह उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है, मतलब प्रत्येक कृष्टि पर उपस्थित है। ये जो टेनिस के समान रैकेट नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इनको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। तो ये कुछ आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, कुछ नहीं, ये दोहरी झिल्ली की कोशिकांग है। बाहरी और भीतरी झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ओके, जो भीतरी झिल्ली होती है उस पर अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें कृष्टि कहते हैं। ओके, कृष्टि में अनेक रैकेट नुमा, टेनिस के रैकेट नुमा कुछ कण नुमा संरचनाएं इस पर पाई जाती है, लाइक दिस रसांकुर जैसी, कुछ जैसे सूक्ष्म रसांकुर उपस्थित होते हैं ना रसांकुर पर, उसी प्रकार से ये टेनिस के रैकेट नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें ऑक्सीसोम कण कहते हैं। ओके, मैट्रिक्स जो है इसमें राइबोसोम, डीएनए, आरएनए उपस्थित होते हैं, इसके अलावा श्वसनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसी की मैट्रिक्स में आपके क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब हम इसके कार्यों की बात कर दें। सबसे पहले हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का स्टोरेज होता है, और एटीपी का निर्माण किससे होता है भाई? एटीपी का निर्माण श्वसन अभिक्रिया के पश्चात होता है। एटीपी ऊर्जा का एक प्रारूप है, जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो एटीपी का विभाजन होता है, और एटीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों के संपादन के लिए उपयोग में ले लेते हैं। जो आपकी मांसपेशियां, लाल मांसपेशियां, जहां लगातार आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जेटिक बने रहने की आवश्यकता होती है, वहां इनकी संख्या ज़्यादा होती है। मैंने बताया ना, जहां ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया मुख्यतया हर एक कोशिका में अलग अलग होते हैं, लेकिन जहां ऊर्जा ज़्यादा चाहिए वहां इनकी संख्या ज़्यादा होगी। हमारे अंदर भी कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं हालांकि, लेकिन हमारे जब देखो यकृत में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यकृत में उपापचय की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा की आवश्यकता है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा होगी। ओके, इस दिस क्लियर? शुक्राणु है, शुक्राणु को गति की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता है गति के लिए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कार्यों की। तो कार्य तो नंबर 1 तो हो गया, इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका इसमें जो है एटीपी का स्टोरेज होता है, इसलिए इसे कोशिका का एनर्जी हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। नंबर 2 देखिए ग्लाइकोलाइसिस, अभी हम पढ़ेंगे, जब श्वसन की प्रक्रिया पढ़ेंगे ना हम तब पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रम है जिसमें ग्लूकोज टूटता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, श्वसन की बात हम कर रहे हैं। इसमें 2 प्रक्रम होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, ऑक्सीकारी श्वसन में।
तो क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है 2 पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज का 2 पायरुविक अम्लों में टूटना जो प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पूरे 10 चरण होते हैं, लेकिन हम केवल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना। अब यदि इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाएगा, कोशिका द्रव्य में नहीं रहेगा, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कोशिका द्रव्य में रहेगा और होगा अनऑक्सीशोषण। पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीशोषण की, तो ऑक्सीशोषण के दौरान क्या होगा, पायरुविक अम्ल कहाँ पहुँच जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुँच जाएंगे और यहाँ पर क्रेब्स चक्र संपन्न होगा। क्या संपन्न होगा, क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र से संबंधित जो भी एंजाइम है वो मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पहला कार्य कोशिका शक्ति के लिए, दूसरा कार्य क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ओके, श्वसन का दूसरा, ऑक्सीकारी श्वसन का दूसरा प्रक्रम है। तीसरा कार्य हम बात करें ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया जो है उसके दौरान NADPH2 और FADH2, सुनिए आप इसको ठीक से, और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं इसको ठीक से। दो NADPH2 और FADPH2 के विघटन से ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। और ये जो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, वो संपन्न होती है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कण जो है वहाँ संपन्न होती है और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित है। तो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण जो है वो भी यहाँ संपन्न होती है। प्रकाशीय श्वसन में भी माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेते हैं। ओके, तो ये कुछ कार्य हैं। नंबर 1 कोशिका का शक्ति गृह, नंबर 2 क्रेब्स चक्र यहाँ संपन्न होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और नंबर 3 ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है वो इन दी ऑक्सीसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीसोम जो क्या है, क्रिस्टी पर पाए जाने वाले टेनिस के रैकेट के आकार के सूक्ष्म कण होते हैं, जहाँ पर आपकी ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें NADPH2 और FADPH2 से क्या बनते हैं, ATP का निर्माण होता है। ओके, और इसके अलावा प्रकाशीय श्वसन में भी ये भाग लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है समाप्त। धन्यवाद।